नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और रात के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का बेहद खास पॉलिटिकल एडिशन। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता महबूब अली का कहना है कि यूपी में मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, इसलिए तुम्हारा राज अब खत्म हो जाएगा और 2027 में हमारी सरकार जरूर आएगी। इससे पहले लोकसभा चुनाव में आपको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी समाजवादी पार्टी की नेता मरिया आलम ने कहा था कि संघी सरकार को हटाने के लिए अक्लमंदी के साथ खामोश होकर चुपचाप वोट जिहाद करिए। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 14 पर वोट जिहाद हुआ है, यानी एक तबके ने एक मुश्तों के बीजेपी के खिलाफ वोट डाला है, ऐसा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या समाज का एक वर्ग बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहा है जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, या फिर ये सब कागजी दावे हैं? आज इसी का एक्सरे करेंगे और इस पर जोरदार पॉलिटिकल टक्कर करेंगे। वोट जिहाद या सियासत आबाद, सियासत जिंदाबाद, आज का विषय ही है। क्या वाकई बीजेपी नेता सही है या इसमें भी एक घोर राजनीति है? आज का टक्कर इसी पर। तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं जो 850 साल हुकूमत कर गए हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। एक तरफ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और यूपी के पूर्व मंत्री का बयान है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी वोट जिहाद के मुद्दे पर अब खुलकर निशाना साध रही है। या निवडणुकीतला जो वोट जिहाद आहे, 48 पैकी जवळजवळ 14 लोकसभा मतदारसंघामध्ये अशा जिहादी पद्धतीनं त्या ठिकाणी आपल्याला मतदान होताना दिसलाय। सबसे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद की भतीजी और सपा नेता मारिया आलम ने विपक्षी गठबंधन के एक उम्मीदवार के समर्थन में वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। और अगर अब भी एक नहीं हुए तो यह समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ, एक साथ होके वोटों का जिहाद करो। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। उधर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया। संत समाज इस फैसले की तारीफ कर रहा है, लेकिन उद्धव गुट के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। हमको प्रसन्नता है कि एकनाथ शिंदे नाम के इस व्यक्ति ने आज प्रस्ताव के द्वारा, कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा गाय को माता कह करके संबोधित कर दिया। जिस चीज के लिए मां तरस रही थी वो काम एकनाथ शिंदे ने करके दिखा दिया। गाय माता का श्राप ही आपको इस बार हरवाएगा। जनता को मत सिखाओ, विकास के मुद्दे पर बात करो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई धर्म के नाम पर वोट जिहाद हो रहा है या इसे बेवजह सियासी मुद्दा बनाने का प्रयास हो रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। लोकतंत्र की लड़ाई मजहब पर आई और लोकतंत्र की लड़ाई में मजहबी दांव का विश्लेषण। मैं महबूब अली का बयान आपको दिखाता हूं जो कि 29 सितंबर 2024 को दिया गया। अब मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, 2027 में यूपी से बीजेपी की सरकार का जाना तय है। अब मैं अप्रैल 2024 में लेके चलता हूं। संघी सरकार को हटाने के लिए अक्लमंदी के साथ खामोश होकर वोट जिहाद कीजिए। मरिया आलम समाजवादी पार्टी की नेत्री, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के 1 अक्टूबर 2024 को, यानी आज के दिन कहते हैं, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों पर वोट जिहाद देखा गया है। अब फडणवीस के दावे का एक्सरे करना जरूरी है, पड़ताल करना जरूरी है। दक्षिण मुंबई सीट में अरविंद सावंत की जीत
भायकला क्षेत्र जो कि मुस्लिम बहुल है, वहां पर उद्धव गुट के अरविंद सावंत को वोट पड़े 86,883 और यामिनी यादव जो कि शिंदे गुट की थी उनको वोट पड़े 40,813। यानी मुस्लिम बहुल इलाके में शिवसेना उद्धव गुट को वोट पड़ रहे हैं। अब मैं आता हूं किरीट सोमैया की बात के ऊपर, जो उनका दावा है। उनका कहना है कि मानखुर्द बूथ नंबर 160 पर बीजेपी को एक भी वोट नहीं पड़ा और यहां पर उद्धव गुट को 422 वोट मिले। यह भी मुस्लिम बहुल इलाका है। जाकिर नगर में 66 वोट बीजेपी को मिले, 66 वोट, और 5,417 वोट मिले उद्धव गुट के नेता को। अब मैं बढ़ता हूं आगे और अब आपको बताता हूं कि धूले लोकसभा में बीजेपी की जो हार हुई, 6 विधानसभा में बीजेपी 5 पर बीजेपी को बम्पर वोट मिले और बम्पर जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन आखिरकार मालेगांव सेंट्रल जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर कांग्रेस को वोट मिले लगभग 1,98,000 से ज्यादा और बीजेपी को मिले मात्र 4,542। ये डिफरेंस देखिए, ये जो डिफरेंस है ये एक बड़ा आईना है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के नेताओं के दावे में दम है? क्या बीजेपी के नेताओं के दावे में दम है जो बार बार बीजेपी कह रही है कि वोट जिहाद हुआ है और कई इलाकों में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, यूपी के कई इलाकों में ऐसा हुआ है। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, मेरे साथ सुभ्राष्ट्रा हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, मेरे साथ आनंद दुबे हैं, मेरे साथ अमीक जमई साहब हैं, उनका भी स्वागत है जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मैं सबसे पहले, क्योंकि बीजेपी से यह प्रश्न है, गौरव भाटिया आप ही को देता हूं 50 सेकेंड। आखिरकार आपके वरिष्ठ नेता है देवेंद्र फडणवीस, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं महबूब अली, विधायक हैं, वो कहते हैं कि जब मुस्लिम आबादी बढ़ जाएगी तो 2027 में बीजेपी की सरकार को जाना ही होगा। देखिए, ऐसा है कि जब भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देती है और उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को आशीर्वाद देती है, तो कोई है नहीं माइका लाल जो कि हमारी सरकार पुनः 2027 में उत्तर प्रदेश में बनने से रोक सके। लेकिन यहां सवाल बहुत बड़ा है। लोकतंत्र में हमारा संविधान, जिसकी प्रतिलिपि अमीर जी ये लोग पकड़ के घूमते हैं, वो कहता है कि धर्म के नाम पे आप राजनीति नहीं करेंगे। और दुख की बात यह है कि हिंदुओं को तो बांटो और मुसलमानों को जोड़ो और एक करो। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने मरिया आलम खां की बात करी, वोट जिहाद। जब चुनाव के दौरान उन्होंने वोट जिहाद की बात करी तो एक निर्भीक पत्रकार गया और उसने अखिलेश यादव से पूछा, वोट जिहाद पे आपको क्या कहना है? अखिलेश यादव मुस्कुरा के बोले हैं, क्योंकि इतनी दम नहीं थी कि बोल दें कि ये वक्तव्य गलत है, हमें सबका वोट चाहिए। और योगी जी ने जो कहा वो आज जन भावना है। आप एक बात बताइए, क्या ये सही नहीं है? अगर हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा, और इसके दो बड़े मतलब हैं। सबसे पहले, अगर आप वोट जिहाद की बात करते हैं, जिहाद की बात करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, तो ये चिंता का सबब है सभी उन सहिष्णु हिंदुओं के लिए भी जो कानून का पालन करते हैं। और दूसरी बात, आप जब वोट जिहाद कहते हैं भर भर के आओ और वोट डालो धर्म के आधार पे, तो क्या गलत बात है? जिस दिन ये हिंदू सोच लेगा अमीर जी, तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। पूरे भारत में एक सीट नहीं आने वाली है। और इसीलिए योगी जी ने जो कहा है, मैं समझता हूं बिल्कुल सही कहा है, राजनीतिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से और धर्म के लिहाज से भी। और आज अखिलेश यादव को चाहिए पूरे देश से, उत्तर प्रदेश से माफी मांगे कि एक पूर्व मंत्री, उसकी हिम्मत कैसे होती है कहने की कि मुसलमान एक हो जाएंगे और जो बाकी हिंदू हैं उनके लिए क्या अखिलेश यादव के मन में कोई स्नेह नहीं, कोई सम्मान नहीं? जी, मैं रुक करता हूं अमीक जमई का। अमीक जमई, गौरव भाटिया ने कुछ बातें बोली, देवेंद्र फडणवीस ने आज बोला कि वोट जिहाद हुआ है और दक्षिण मुंबई की सीट पर, इसके अलावा धुले लोकसभा सीट पर, ऐसी कई सीट्स हैं जहां पर लोकसभा में एक पैटर्न देखने को मिला है। बीजेपी के नेताओं के दावे में कितना सत्य और तथ्य आपको दिखाई दे रहा है? दूसरा, आपके नेता कह रहे हैं कि अब मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, 2027 में बीजेपी की सरकार चली जाएगी, इसके मायने क्या है?
अमीश देवगन जी, देखिए, आप तो बहुत ही गंभीर पत्रकारों में गिने जाते हैं इस देश के अंदर। दो बातें कहना चाहूँगा। गौरव भाटिया जी कल बोलेंगे हरियाणा हम हार गए, वहाँ वोट जिहाद हो गया। भैया जम्मू एंड कश्मीर में हम हार गए, वहाँ वोट जिहाद हो गया। वहाँ तो वो कहेंगे कि पाकिस्तान ने जितवा दिया जम्मू एंड कश्मीर में। हमारा ये कहना है, ये जो हार का सिलसिला है गौरव भाटिया जी, कोई भी जुगत लगा लो, कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में, कश्मीर में हारने से रोक नहीं सकती है। नंबर 1, क्योंकि आपने कमज़ोरों, युवाओं, महिलाओं, इनके साथ जो आपने ज्यादती करी है, जो आपने जुल्म करे हैं, वो पूरा देश जानता है। किसानों के साथ जो कुछ हुआ है। आदरणीय महबूब जी के बारे में आपने बात करी, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता रहे हैं, बहुत लंबा उनका एक इतिहास है। वो जो वीडियो है वो मेरे पास भी है। हमारे जो जाकिर हुसैन जो जिला अध्यक्ष हैं वहाँ के, आज उन्होंने वो वीडियो भेजा, क्योंकि मैं भी जानना चाह रहा था कि महबूब अली साहब ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं। वो साफ साफ ये कह रहे हैं, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले झोला लेके आपके पास आएंगे घर पे, कहेंगे मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसलिए हमको वोट दीजिए, ये लोग जो है इस्लामी राज्य बना लेगा। 27 में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन अमीश देवगन जी, मैंने आपके व्हाट्सएप पे अभी वो पूरा वीडियो भेजा है। मैं चाहूंगा कि 1 घंटे के कार्यक्रम में, अगर आपके अंदर ईमानदारी है, वीडियो का 20 सेकंड पहले का चला के दिखाइए, जहां वो ये कह रहे हैं आरएसएस वाले झोला लेकर आएंगे। अब एक फर्जी एफआईआर उनके ऊपर और जाकिर हुसैन साहब के ऊपर हो गई। मोहित खान पे भी बहुत शोर मचाया गया था ना। क्या आज कोई माफी मांगेगा कि डीएनए में मोहित खान का नाम नहीं आया अयोध्या में? एक राजू जो उनका घर का जो ऑफिस, जो फैक्ट्री का वर्कर है, उसका नाम आ रहा है डीएनए में। तो क्या आप जल्दबाजी में समाजवादी पार्टी नहीं, पर मोहित खान को क्लीन चिट तो अभी तक नहीं मिली है, प्रशासन ने नहीं दी है। पॉइंट नंबर 1। एक सेकंड, गौरव भाटिया, ओके ओके ओके, आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया, किसका नाम आया? ओके, एक सेकंड। मोहित खान को क्लीन चिट नहीं मिल रही है। उनका, आपने सही कहा, उनके नौकर का डीएनए मैच हुआ है, लेकिन अगर कानून के हिसाब से एक का भी डीएनए मैच हो जाता है तो आरोपी हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो एक माइनर से रेप का मामला है, माइनर से रेप का मामला है, लेकिन राजू खान मोहित खान का नौकर था, उसने ये गलत हरकत करी। और आपको लगता है माफी इसमें बाकी लोगों को मांगनी चाहिए? क्या आपको लगता नहीं है ये वाकई ये इंसानियत का तकाजा भी नहीं है? लेकिन फिर भी वीडियो दोबारा, मैं एक सेकंड, मैंने वीडियो को कल भी देखा है, आज भी देखा है। जो बोला है महबूब अली ने वो आपके समक्ष है। अब आप बोलेंगे कि उनका पूरा आधे घंटे का भाषण चला दे तो पॉसिबल नहीं है सर। लेकिन गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि उससे पहले वो संघियों से सावधान रहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भी संघियों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। गौरव भाटिया, देखिए, सबसे पहले तो डीएनए टेस्ट की बात करी तो मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, कुछ बता देता हूं, सारे दर्शक जो है वो जानना चाहेंगे। डीएनए टेस्ट करवा लो, वो भी पीड़िता का। राजनीतिक तौर पे अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या ये भाषा सही है? पीड़िता को शेमिंग करना और आरोपी के साथ खड़े रहना, आज भी वो आरोपी हैं। और हमें तो न्यायालय से उम्मीद है, आप जो रिपोर्ट आई उस पे बोलिए। अभी जी आप चुप कराइए, फिर मैं बोलता हूं। नहीं, देखिए, ये विषय अब विचाराधीन है। मुझे लगता नहीं है कि एक माइनर से रेप का मामला है, इसको इस पॉलिटिकल मडस्लिंगिंग में लेके आना चाहिए। मेरा बस निवेदन ये। ओके, मेक योर पॉइंट गौरव भाटिया। 40 सेकंड लेफ्ट, देन अमित जमाई साहब। एक लाइन बोल के जो आज मुख्य मुद्दा है उस पे आ जाता हूं। लेकिन ये ऐसा मसला है, इस पे ये लाइन बोलनी बड़ी आवश्यक है। तमाम ऐसे आपको कन्विक्शन दिखा दूंगा रेप केसेस में, खासकर पॉक्सो में, जहां पीड़िता का बयान अपने आप में पूरी तरह से साक्ष्य माना गया है। डीएनए टेस्ट को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने उसको सजा दी है जो आरोपी है। अब आते हैं मेन मुद्दे में। जी यस, हाँ बिल्कुल। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। आप याद करिए, यही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा में कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बन गए। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, हरियाणा में और कश्मीर में समाजवादी पार्टी का क्या अस्तित्व है, इनकी क्या हैसियत है? कुछ नहीं। हम तो वहां सरकार बना के दिखाएंगे और नया कीर्तिमान बनाएंगे, हरियाणा में हैट्रिक लगाएंगे। इसलिए जब आप वहां है ही नहीं तो कोई औचित्य नहीं है उस पर आप बात करें। लेकिन बड़ी बात क्या है, अखिलेश यादव की राजनीति है मुसलमानों से प्यार, हिंदुओं पर वार। हिंदुओं के लिए वो ये कहते हैं कहीं कंकड़ रख दो,
कहीं एक झंडा लगा दो मंदिर बन जाता है। हमारी भावनाओं को रोज आहत करते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए जालीदार टोपी पहन के, आप देखिए अखिलेश यादव हिंदू हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी मुख्यमंत्री आवास पे चलती थी जब ये मुख्यमंत्री थे। मतलब आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, हिंदुओं का नहीं, और इसीलिए आपके नेता ऐसे बयान देते हैं। Okay, Amit Jamai, और मैं आज Amit Jamai has a right to reply. Amit Jamai has a right to reply. दूर नहीं अभी जी, बस ये बात कह के अंत करूंगा जी, मैं अंत करूंगा। हिंदू एक हो जाएंगे, हिंदू जब एकजुट होके वोट डालेंगे ना, अंडा सीट आएंगी इनके नेस्त नाबूद कर देंगे। लेकिन गौरव जब आप ये बात बोलोगे और जब महबूब अली या फिर मरियम आलम एक बात बोलेंगी तो उसमें फर्क क्या रह जाएगा? कि आप बोलेंगे हिंदू एक हो जाएगा, वो बोलेगा कि वोट जिहाद होगा, तो फर्क क्या है दोनों के अंदर? एक ही बात है ना फिर तो। आप बोलते हैं हिंदू एकजुट हो जाए, वो बोलेंगे मुस्लिम एकजुट हो जाए। बात नहीं है, नहीं एक ही बात हो गई ना, एक्शन का रिएक्शन आप कर रहे हैं। ओके अमित जमाई, बात नहीं हुई। अमित जमाई बिल्कुल एक बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। एक सेकंड गौरव अमित जमाई की टर्न है, मेरा निवेदन है। अमित जमाई, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रोज बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। क्या मुसलमानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं आप? जाहिर सी बात है कि आप धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं चुनावी राजनीति के लिए। आप हरियाणा कश्मीर हार रहे, इसमें हमारी क्या गलती है? आपने कश्मीर को तहस नहस किया, आपने उसका राज्य का दर्जा छीना, आपने कश्मीरियत दफन कर दी, आपने इंसानियत दफन कर दी एक मित्र के लिए कि कैसे कश्मीर की जमीनें कब्जा हो जाए दोस्त के लिए। आपने वहां पे जो है पूरा कश्मीर बर्बाद कर दिया। अब हारने जा रहे हो तो उसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी जिम्मेदार है। हमारा सिर्फ यही कहना है गौरव भाटिया जी, समाजवादी लोग धर्म जाति की राजनीति नहीं करते हैं। पीडीए जो है पिछड़ा, अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित समाज, अल्पसंख्यक मिला के 80% होता है। ये जो अप्रैल 2024 में बयान दिया था आपकी नेत्री मरिया आलम ने ये क्यों कहा था कि वोट जिहाद कीजिए, चुपचाप वोट जिहाद कीजिए, ये क्यों कहा था? अब आप कह रहे हैं कि महबूब अली की आप पहले की बाइट देखिए, उन्होंने क्या बोला था और अब क्या बोला है। ये बोला कि नहीं बोला कि अब मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, 2027 में इनकी सरकार जाएगी और हमारी सरकार आएगी इंशाल्लाह। उन्होंने ये कहा कि ये नहीं उन्होंने कहा नहीं उन्होंने ये कहा ये भाजपाई आरएसएस वाले आएंगे झोला लेकर, कहेंगे एक मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, कहेंगे इस्लामी राज आ जाएगा, ये बातें समझाएंगे। तो आप ही के प्रवक्ता ने पहले बोला कि हम इस बयान से सहमत नहीं है। सुनील यादव, बयान सुन लीजिए उनका। ये बयान है ही नहीं। उन्होंने बोला बयान से सहमत नहीं हूं, कट्टर नेता ये तो लेट आपको रियलाइज हो रहा है फिर। ओके गौरव भाटिया क्विक रिप्लाई, देन आनंद दुबे एंड सुब्राष्ट्रा। ओके गौरव। देखिए अमीर जी, आपने मुझसे एक बात कही, आपने कहा कि फर्क क्या है। फर्क ये है, मैं आपको बता दूं, जो भारतीय है, जो खासकर हिंदू है, वो देश के लिए अपना सर कटवा देगा, लेकिन अब हिंदू तैयार नहीं है कि सर तन से जुदा के नारे लगे और सर तन से जुदा हो जाए। ये फर्क है। मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है मैं आपको बताता हूं, साथ में लेके चलने का जज्बा है। प्रधानमंत्री आवास योजना 33% मुस्लिम लाभार्थी, किसान सम्मान निधि 37% मुस्लिम किसान, मुद्रा योजना 37%, उज्ज्वला योजना 36%। ये आंकड़ा इसलिए दिया, आज पूछना ये चाहिए अमीर जी, ये क्यों है कि कब्रिस्तान के लिए आपके पास रुपया होता था, शमशान घाट के लिए नहीं। आतंकवादी अगर मुसलमान निकल जाए तो आप कहते थे ये झूठा फंसाया गया है, उच्च न्यायालय ने लताड़ लगाई। अभी मोहित खान की बात हो रही थी, अखिलेश यादव जो आरोपी है उसके साथ खड़े रहे, पार्टी से निष्कासित नहीं कर पाए। एक मौलाना नजीर था, मुजफ्फरनगर दंगल का आरोपी था, चार्टर प्लेन भेज के उसको बुलाया। इन सारी बातों में आपको मालूम है समानता क्या है? मुसलमान अगर मुसलमान है तो वो हिंदू का गला काट दे, आतंकवादी बन के बम ब्लास्ट कर दे, अखिलेश यादव की जालीदार टोपी को खून की छींटों से रंग दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ कि केवल और केवल उनको चाहिए वोट, और इसीलिए मैंने कहा वोट की चोट जनता देगी। अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, इन सबको इनकी हैसियत पता चल जाए। विवेक, क्या आपको लगता है कि ये वोट जिहाद 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ है जो देवेंद्र फडणवीस बात बोल रहे हैं?
अरविंद सावंत के देखिए, केस बात में वोट जिहाद की नहीं है। मानखुर्द Communities बूथ इस नंबर देश पे में, इस धुले देश लोकसभा में- सीट पर जी नहीं मैं बताता हूँ 14 लोकसभा सीटों में महाराष्ट्र में हुआ है। यूज करके हम असल में नहीं वो ठीक है। देखिए जिहाद शब्द यूज करके हम इसको एक गलत रंग दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कम्युनिटीज को, लोगों को ये निर्णय करने का अधिकार है मुल्क में कि कौन सी पार्टी उनके लिए अच्छी है, कौन सी बुरी। एक समय था जब यहाँ पे जितने भी हमारे SC ST वोटर्स थे, खासकर SC वोटर्स थे, जाटव कम्युनिटी खासकर, वो बहुजन समाज पार्टी से और मायावती जी से लगाव रखती थी। एक तरफा वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उधर जाता था। बैकवर्ड कम्युनिटीज के दो नेता जो उठ करके उभरे नेशनल लेवल पे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और लालू प्रसाद, दे वर द चैंपियंस। और जब पूछा गया लालू प्रसाद जी से, जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ मुख्यमंत्री का, कि आपकी अचीवमेंट है क्या, ये प्रश्न पूछा उनसे, तो उन्होंने बोला मेरी एक अचीवमेंट ये है कि सोशल जस्टिस में अब बाबू साहब की बराबरी हम भी कर सकते हैं। तो कम्युनिटीज हैव अ राइट टू डिसाइड कौन सी पार्टी उनके लिए अच्छी या बुरी है। भाई मेन बात तो यह है कि मुसलमान इस देश का ऐसा सोच क्यों रहा है कि एक पर्टिकुलर पार्टी उनके लिए अच्छी नहीं है, या उनके आने पर अन्याय होगा मुसलमानों के साथ। ये इसके ऊपर भी तो डिबेट हो। ये इसलिए क्योंकि भाजपा और संघ परिवार का नैरेटिव मुसलमानों को नीचा दिखाने का, माइनॉरिटीज के प्रति इनका एटीट्यूड, जिस तरीके का वक्तव्य ये देते हैं, जिस तरीके से इस्लाम पे, कुरान पे हमले होते हैं, जिस तरीके से प्रमोशन पॉलिसीज में एक तरफापन ये दिखाते हैं, उससे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों, भगवत गीता पे हमले होते हैं तो वो कंसोलिडेट होकर के एक तरफा वोट इनके खिलाफ देंगे। अब इसमें गलती आपकी है ना, एक तरफा कोई किसी को वोट करे वो उसका अधिकार है, लेकिन नेता अगर बोले वोट जिहाद करे, जी नेता बोल रहे हैं ना वोट जिहाद करने के लिए। देखिए अब मैं भैया, अब जिहाद शब्द आएगा, हम उसको एक गलत रंग दे रहे हैं कि जिहाद शब्द आ गया। हम क्यों कैसे गलत रंग दे रहे हैं? हम कहते हैं नेता, ओके सुब्राष्ट्रा, सर ये सुब्राष्ट्रा, ये सब नेताओं की, ये सब एनालिस्ट की गलती है, वो उसको गलत रंग दे रहे हैं। जो मरिया आलम ने बोला, वो उन्होंने बहुत अच्छे रंग के लिए बोला था कि चुपचाप जाके वोट जिहाद करिए। उन्होंने तो अच्छे ढंग के लिए बोला। महबूब अली ने भी अच्छे ढंग से बोला। उनकी 50 मिनट की पूरी बाइट दिखाते तो पता लगता है उनका मतलब क्या है। ये तो मतलब समझने वालों की गलती है। लेकिन ओके यू मेड योर पॉइंट विवेक यू गॉट योर पॉइंट। सुब्राष्ट्रा, अब सुब्राष्ट्रा के बीच में नहीं ना, सुब्राष्ट्रा 40 सेकंड। आमिश जी मुझे लगता है राजनीतिक शब्दावली पे अगर हम चर्चा करना चाहें तो हम एक लंबी चर्चा कर सकते हैं, पर जो यहाँ पे बौद्धिक सुधी जन बैठे हैं और जो नेता भी हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि हम लव जिहाद ना कहें, हम वोट जिहाद ना कहें। तो आप मुझे बताइए ना, 32 के 32 केस अगर मैं यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दूँ, और ये बहुत ही प्रामाणिक रिपोर्ट्स हैं, बेफिटिंग फैक्ट्स करके एक ट्विटर हैंडल है जिसने हिंदी मीडिया के द्वारा रिपोर्टेड, हिंदी और अंग्रेजी मीडिया के द्वारा प्रॉपर्ली रिपोर्टेड खबरों को चस्पा करके बताया है कि 37 केसेस में कैसे अपने धर्म की आइडेंटिटी को छुपा करके और हिंदू लड़कियों को फंसाया गया, नाबालिगों को फंसाया गया। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको शब्दावली नहीं पसंद है लव जिहाद, आपको वोट जिहाद की शब्दावली नहीं पसंद है, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट, ये जो जितने तमाम घटक दल हैं जिन्होंने अपने आप को एक इंडी अलायंस के रूप में घोषित किया है, वो इस पूरे फिनोमिना को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? आप मत यूज कीजिए ना, जिहाद टर्म मत यूज कीजिए, तो यूज करेंगे ना टर्म आप। मैं ये दूसरी चीज, एक सेकंड, अभी मेरा वक्तव्य पूरा नहीं हुआ है। दूसरी चीज मैं गिना दूं, जब हिंदू लड़कों ने खुद धोखा दिया हिंदू लड़कियों को, मैं बीच में नहीं बोली थी, मैं बहुत ये बात लव जिहाद ये बात पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल है। एक सेकंड, बात मैं क्या बोल रही हूँ, ये क्या बोल रहे हैं, और मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। एक सेकंड विवेक, यू गेटिंग इट रॉन्ग, विवेक यू गेटिंग इट रॉन्ग, बीच में नहीं कहा। लेकिन विवेक आप प्रोफेसर हैं, का शब्द, आप प्रोफेसर हैं विवेक जी, समाजवादी पार्टी की बात का मर्म नहीं समझ, बीजेपी नहीं लेकर आई है इसको चर्चा में। समाजवादी पार्टी की नेता मरिया आलम ने वोट जिहाद किया। अधिकार है कम्युनिटी को कि कंसोलिडेट आप ये भड़काऊ भाषण दीजिए ना, कि तो मतलब उनको वोट जिहाद बोलने का अधिकार है, यही कह रहे हैं ना। एक सेकंड सुब्राष्ट्रा, दिस इज द बिग वन, एक सेकंड आप कह रहे हैं, एक सेकंड विवेक आप कह रहे हैं कि उन्हें वोट जिहाद बोलने का अधिकार है। महबूब अली को भी आबादी हमारी बढ़ेगी, बीजेपी जाएगी बोलने का अधिकार है। इन सबको बोलने का अधिकार है ना, तो फिर योगी आदित्यनाथ को भी अधिकार है बोलने का। 80-20 योगी आदित्यनाथ को क्यों अधिकार नहीं है? वो बात कम्युनल क्यों हो जाती है? सर बटेंगे तो कटेंगे, फिर योगी आदित्यनाथ को भी अधिकार है बोलने का, वो बात कम्युनल कैसे हो जाती है? हम जो बोले वो सही,
और हिंदुत्व के और नाम फिर पे आप वोट मांगे। योगी आदित्यनाथ तो के उनको खिलाफ, क्यों रोक रहे हैं? नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ पूरी दुनिया में नैरेटिव फैलाते हैं कि ये लोग कम्युनल है, ये लोग कम्युनल है। हम तो दोनों को कम्युनल यही कहते नैरेटिव हैं। फैलाते हैं ना। हम देखिए ओके। धर्म के नाम पे सर ये पूरी ये जो एक तरफ मतलब बयान आपके नेता दे, पूरी रखी भी बयान नहीं है, आपके मुझे नेता समझ दे, में नहीं आ रहा किस बयान पे लेकिन इतना- जिम्मेदारी सुब्राष्ट्रा की है। सुब्राष्ट्रा नहीं मैं तो ये समझना चाह रही हूँ कि मैंने अब जो आप शांत सवाल होइए। पूछा आखिर इसी नहीं विवेक जी, आपका नाम शुभ्रास्था नहीं है। ऐसे आप कीजिएगा तो सही में फिर आप ही बैठ के डिबेट कर लीजिए, अगर आपको एक तरफा भाषण देना है तो। मैंने एक सवाल पूछा आमिर जी, अगर इस देश में 37 मामले ऐसे होते हैं जहां पर जो मैंने फिनोमिना कहा वो होता है, कि इंडिया अलायंस का इस पे क्या मत है? ये ऐसा कौन सा सवाल है जिसपे इनको लामबंद होने के लिए मुसलमानों को कह रहे हैं? और अगर आप ये कह रहे हैं विवेक जी, फिर तैयार रहिए कि दूसरी तरफ से जब प्रतिक्रिया होगी तो फिर आप लोगों को उछलना नहीं चाहिए टेलीविजन डिबेट में। दूसरी चीज आमिर जी, मैं एक बात कहना चाहती हूं, मैं ही हूं जो कि कई बार मैंने आकर के, अभी तक नैरेटिव नहीं बना है इंडिया अलायंस का, मैं कई बार आकर के कहती हूं मथुरा को लेकर के, रसखान की कविताएं लेकर, राहुल गांधी रसखान की कविताएं पढ़े कृष्ण भक्ति पर। मैं ही हूं जो आज भी कह रही हूं कि अब्दुल कयूम खान एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पार्टीशन के खिलाफ एक स्टैंड रखा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। हम इन मुसलमानों को भूल नहीं रहे, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि आज इंडिया अलायंस के कितने नेता हैं जो इन मुसलमानों को याद करते हैं? जाकिर नायक को लेकर के तो जाकिर नायक साहब जैसे शब्द सुन लिए आज ही के पैनल में, दूसरे प्रवक्ता ने कहा, आमिर जमई ने कहा। मैं उनके लिए साहब शब्द जब सुनूंगी तो फिर मैं क्यों रस खान की बात करूं, मैं क्यों अब्दुल कयूम खान की बात करूं, फिर मैं क्यों जाकिर हुसैन की बात करूं, मैं क्यों मौलाना अब्दुल गफ्फार खान की बात करूं, जब आप लोग स्वयं नहीं इनकी बात कर रहे हैं? तो आमिर जी, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक है, यहाँ पे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात नहीं है, यहाँ पे क्राइम की बात है। अगर कोई व्यक्ति, और आप हिंदू और मुस्लिम कर रहे थे ना, मैं दूसरे पक्ष में दे देती हूँ, जो इनको दूसरे तरफ से सवाल पूछा गया, क्या कोई हिंदू व्यक्ति अगर अपनी आइडेंटिटी छुपा कर करता है, मैं चाह रही हूँ कि आप एक कानून इंडिया अलायंस की तरफ से कहे ना कि हम सरकार को प्रपोज कर रहे हैं कि आज के बाद इस देश में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक आइडेंटिटी छुपा करके ओके सामने वाले को बरगलाता है, अनंत दुबे, अब गाय को लेकर अगर बीजेपी सरकार एक फैसला करती है तो आप लोग कहते हैं इसी गाय का श्राप लगेगा। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं न्यूज 18 इंडिया की डिबेट में आई जहां पर आमिश देवगन जी एंकर है। अगर मुझे पता होता कि विपक्ष के नेता एंकरिंग कर रहे हैं, मैं नहीं आती। नहीं, एंकरिंग मैं ही कर रहा हूं, वो अपनी बात को रख रहे हैं। एक इस देश के इस अब ठीक है आनंद दुबे, प्रश्न ये है कि गाय को लेकर एक सरकार अनाउंसमेंट करती है और आप कहते हैं कि इसी गाय का श्राप इन्हें ले डूबेगा। पॉइंट ये है, और देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि वोट जिहाद हुआ है और उद्धव ठाकरे गुट को इस बार वहां पर एक बल्क में वोट पड़े हैं। क्या कहना चाहते हैं? खुश नहीं है आप गाय को लेकर जो बीजेपी सरकार ने अनाउंसमेंट करा है, शिंदे सरकार ने अनाउंसमेंट करा? हाँ बता रहा हूं। अमित भाई नमस्ते। एक बहुत पुराना गाना है कि जब भी चाहे नए दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। कल तक सबका साथ सबका विकास करने वाले कहने वाले जुमलेबाजी लोग आज कह रहे हैं कि वोट जिहाद की वजह से हम लोग हारे हैं। मतलब महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले मुसलमान नागरिक जो कि मतदाता हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनको संवैधानिक एक शक्ति दी है कि आप अपना मतदान करिएगा, जिसको पसंद हो उसको करिएगा, जिसको ना पसंद हो उसको ना करिएगा। मतलब उन तमाम लाखों मतदाताओं को जिस प्रकार देवेंद्र फडणवीस जी अपमानित कर रहे हैं, हैरान हूँ कि एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिसमें हम सब त्यौहार समान चुनाव को मानते हैं, वहाँ एक विशेष वर्ग को इस प्रकार वो वोट जिहाद के नाम से संबोधित कर रहे हैं और उस पर हम लोग एक डिबेट भी कर रहे हैं। मतलब भारत में महाराष्ट्र में रहने वाले मुसलमान जो मतदाता हैं वो चाहे जिसको वोट करें, इस पर भी उनको छूट नहीं होगी। मेरा एक प्रश्न बनता है, अगर आपको लगता है कि नहीं वो शिवसेना को वोट किए हैं तो बहुत बड़ा देशद्रोह का काम हो गया है, शिवसेना वालों को हरा देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को छल से हरा दिया गया है, हो सकती है भाई, सबकी अपनी अपनी विवेक बुद्धि होती है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि मुसलमानों के वोटर जो हैं वो हमें वोट दिए हैं, इससे बहुत बड़ा देशद्रोह हो गया देश में। तो इसका मतलब जब तिरुपति बालाजी जो हमारे श्रद्धा स्थान है, वहां हमारे लड्डू में, वहां एक मिनट अमित भाई मुझे बोलने दीजिए, तो वो जीतेगा। लेकिन मुझे जो कोर आइडियोलॉजी, ये वोट जिहाद क्या है? ये वोट जिहाद क्या है? बातें बोलते थे, अब आप मुझे बताइए, वक्फ का जो बिल आया है आप उस पर नहीं बोल पा रहे।
ये तो आपकी कोर आइडियोलॉजी थी ना वक्फ का बिल। नहीं, मैं बोलूंगा, सब पर बोलूंगा। ये वोट जिहाद क्या है अमीश भाई? वोट जिहाद मतलब वोट करना, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनना, वोट जिहाद हो गया। कमाल है यार। और तिरुपति बालाजी हमारे श्रद्धा स्थान है, वहां सरकार आंध्र प्रदेश में टीडीपी की है, वहां लड्डू में मिलावटें हो रही हैं, कोई बात नहीं कर रहा। ओके गौरव भाटिया, ये एजेंडा आपको सूट करता है, ये एजेंडा डिवाइड एंड रूल है, ये एजेंडा मौका परस्ती है। गौरव भाटिया, ये वोट जिहाद से आपको दिक्कत क्यों है? कोई बात करने वाला नहीं है। देखिए अमीश जी, एक बात समझनी होगी। समाजवादी पार्टी के नेता रहे शफीकुर रहमान बर्क, उनपे एक बयान जो है याद आता है और आरोप लगे थे। उन्होंने मालूम है क्या कहा था? और बच्चे पैदा करो मुसलमानों, और बच्चे पैदा करो। तो किसी ने पूछा कि भाई बच्चे पैदा होंगे तो इनका ध्यान कौन रखेगा? उन्होंने कहा देखो बच्चे तो अल्लाह देता है, ध्यान लेकिन सरकार रखेगी। अब ये किस तरह का तर्क है आप मुझे बताइए। दूसरी बात, वोट जिहाद पे कमलनाथ को आप भूल गए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे, उन्होंने कहा कि सारे मुसलमान 99% निकल के आए और वोट डाले तभी हम जीतेंगे। तो अगर इस तरह की प्रतिक्रिया होती है, और आपके शो में बैठे हैं, इन्होंने खुद कह दिया, विवेक जी ने, इन्होंने कहा मुसलमानों का अधिकार है कि वो एकजुट हो जाए। अगर मुसलमानों का अधिकार है तो फिर भाई हिंदुओं का अधिकार क्यों नहीं है वो एकजुट हो जाए? और मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं, देखिए अधिकार दिखाया। एक सेकंड विवेक, आपको शांत बैठना पड़ेगा, मेरे डिबेट में ऐसे नहीं होता। अयोध्या का चुनाव हारने वालों, ये सबक लो कि क्या कमी रह गई तुम्हारे अंदर। न हिंदू तुम्हारे साथ है, न मुसलमान तुम्हारे साथ है, तो कोई कमी है कि नहीं? आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन अब ये पंच आएगा फिर इनको दर्द होगा। सुनिए, हम अपनी बात बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। कूदने से आपका कद नहीं बढ़ेगा बल्कि घट जाएगा, लोग समझ जाएंगे आप बौने हैं। चुप हो जाइए। अब देखिए अमीर जी, मैं आपको बड़ी पीड़ा के साथ एक बात कहता हूं। श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे कहलाते थे हिंदू हृदय सम्राट, उनका बेटा उद्धव ठाकरे कहलाता है जालीदार टोपी मुस्लिम सम्राट। और मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको वजह बताता हूं। इन पे अभी पूछिए वक्फ एक्ट पे इनका क्या स्टैंड है, बता नहीं पाएंगे। एनआरसी का विरोध करेंगे, सीए का विरोध करेंगे। और अगर हिंदुओं की हम आज बात करते हैं तो ये मुसलमानों की बात करते हैं। किसी ने कभी सोचा था बाला साहब ठाकरे जी की औलाद नफरत करेगी हिंदुओं से और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करेगी? ओके, आनंद दुबे सुनो, बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था बता दूं आपको। मुझे एक बात बताइए अमीश भाई, बाला साहब ठाकरे ने कहा था हिजड़े में जब वोट का मामला गया है तो इसमें इनका क्या रोल है? जेपीसी के रिपोर्ट के पहले कोई फैसला देना चाहते हैं क्या गौरव भाटिया जी? गौरव भाटिया जी, आप महाधिवक्ता है ना? नहीं, आप मुझे बताइए, चलिए चल रहे मामले पर कोई फैसला देना चाहते हैं? आप जेपीसी के पहले कोई फैसला देना चाहते हैं? हो रहा है, समर्थन करते हैं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताइए। अमीश भाई बोलिए, मैंने सवाल पूछा। अमीश भाई बताइए, पहले मुझे इनका स्टैंड जानना है। नहीं आएंगे, पहले मुझे इनका स्टैंड जानना है, इनकी पार्टी का स्टैंड जानना है। अमीश भाई बोलिए, आनंद दुबे बोलिए। एक शांत कराइए गौरव, 40 सेकंड अपनी बात रखनी चाहिए। गौरव भाटिया, ओके, आनंद दुबे 40 पहले मुझे एक स्टांस में तो बदलाव आया। आनंद दुबे, एक बदलाव आया है स्टांस के अंदर, एक स्टैंड में तो बदलाव आया है। गौरव, जो कोर स्टैंड होता था शिवसेना का, उस स्टैंड में बदलाव आ गया है आपके गुट में। कोई बदलाव नहीं, आपकी सोच है अमीश भाई। कौन सा बदलाव आया? प्रश्न है मेरा। मैं गौरव भाटिया जी से एक सवाल पूछता हूं पूरे देश के सामने। गौरव भाटिया जी, आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, आप कहिए कि शिरडी वाले साईं बाबा को लेकर आपके मन में क्या प्रतिमा है? आप उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, एक गुरु का दर्जा देते हैं, एक देवता मानते हैं, महापुरुष मानते हैं? आप बताइए, क्योंकि आज जो खबरें आ रही हैं, बनारस के 14 से ज्यादा मंदिरों से उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्तियों को हटाया है वहां के लोगों ने। अगर हमारे साईं बाबा जो महाराष्ट्र के साथ साथ करोड़ों हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है, अगर आप लोग ऐसी गंदी उतर आओगे तो हिंदू भी सबक सिखाएगा, मुसलमान भी सबक सिखाएगा, सिख भी सबक सिखाएंगे, ईसाई भी सबक सिखाएंगे। कोई अधिकार नहीं है। लेकिन गौरव भाटिया, बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में अंगूर खट्टे हैं, कहावत है अंगूर खट्टे हैं। आप अपनी सीटें नहीं बचा पाए,
आपकी स्थिति खराब हो गई, यूपी में आप अपनी सीटें नहीं बचा पाए, आपकी स्थिति खराब हो गई, इसलिए अंगूर खट्टे हैं, इसलिए आप वोट जिहाद की दुहाई दे रहे हैं। आपके नेता गली गली जाके बोल रहे हैं कि देखिए वोट जिहाद हो गया, अब हमें बचाइए। क्या आपको लगता नहीं है पॉलिटिकली आप कमजोर पड़े हैं? और इसमें कोई मतलब, जिसमें सीटों के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, सीटों के लिहाज से आपकी सीटें कम आई हैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अंदर। अब इस वोट जिहाद का हल्ला मचाने से क्या लाभ होगा? देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि वोट जिहाद हो गया, वोट जिहाद हो गया। बीजेपी के यूपी के नेता कह रहे हैं देखिए कई सीटों में वोट जिहाद हो गया। हराया ना सीधी लड़ाई के अंदर, सपा ने आपको हराया। आज सपा तीसरे नंबर की पार्टी देश में है, पहले नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में है लोकसभा के अंदर, और आपकी एक स्ट्रगल हो रही है। ये समय का दौर है। चलिए उत्तर दे दो, उत्तर दे देता हूं। देखिए गजब की बात करते हैं अमित देवगन जी, आप भी कभी कभी आप कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भाजपा की। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? भाजपा की। चुनाव के अभी परिणाम आए नहीं हैं, अंगूर खट्टे हैं। अरे उनसे पूछिए जिनकी दाढ़ और जिनके दांत हमने तोड़ दिए हैं राजनीतिक लड़ाई में, और अखरोट तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं बिना दांतों के। मैंने अभी आपसे पूछा क्या उद्धव ठाकरे को शर्म नहीं आनी चाहिए? बाला साहब ठाकरे ने कहा था सोनिया गांधी के सामने हिजड़े झुकते हैं, और वीर सावरकर को वीर मानते आपको थे। शर्म आनी चाहिए। अब राहुल गांधी कहते आपको हैं शर्म वीर नहीं आती है? सावरकर आनंद दुबे शांत, बीच में ना बोले। रामेश्वरम हार गए, नासिक हार गए, रामटेक हार गए, बीच में ना बोले। आपको शर्म नहीं आती है? चित्रकूट चलिए, हार गए, हो गया। अयोध्या अब हार आपका गए, हो गया। काशी अब में मैं पीछे अपनी चले। बात रखूं। अजय सुनिए, अभी जी ये बौखला गए क्या? वो कई मशाल इनके बालों को ना मैं जला बौखलाया दे, हूं। अंदर मैं से ये बौखलाया दिल हूं। जले मैं तो हैं, दिल मुस्कुराता जले। रहता हूं। वो मैं मशाल जला मुस्कुराता देगी रहता हूं। इनको, मैं नहीं बता रहा हूं। बौखलाता। मैं नहीं बौखलाता। अरे तो शांत रहिए ना आनंद भैया, काहे इतना गुस्सा करे हो? सोनिया सेना बन गए तो गुस्सा करोगे? पहले आप मुस्कुराइए। मत करो इतना गुस्सा, आप अच्छा नहीं मुस्कुराइए लगता है पहले, इतना। अपने चलिए गम मुस्कुराने पे राहुल गांधी ने एक मुन्ना। बड़ा बयान दे दिया है। मुस्कुराने को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। आरएसएस को लेकर, बीजेपी के नेताओं को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा है? एक बड़ा हमला बोला है, और एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है? आरएसएस वालों का मजाक उड़ाने का प्रयास किया है। राहुल गांधी ने क्या बोला, सुन लीजिए। आरएसएस वाले कभी हंसते हुए आपको नहीं दिखेंगे, हर जगह मुंह बनाकर घूमते रहते हैं, ये कहा है। क्या बोला एग्जैक्टली राहुल गांधी ने, सुन लेते हैं। कहीं मैं सड़क पे जाता हूं, मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुपनी बातें, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं, मैं बस देखता हूं इनको। आरएसएस। गौरव 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 भाटिया, आपका रिएक्शन। हाँ देखिए, राहुल गांधी को भारतीय राजनीति में एक मस्करा माना जाता है, अपरिपक्व नेता माना जाता है। और राहुल गांधी और कांग्रेसियों के लिए जनता पता क्या कहती है? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? क्या ये बहुत कांटा जोर अभी के तो लगा विवेक जी है? मुस्कुरा रहे हैं, दिल में चोट लगी है। मैं हंस भी रहा हूं, मुस्कुरा भी रहा हूं। राहुल जी ने बात ही कहेंगे कि मुस्कुराहट जिहाद है, ये मुस्कुराहट जिहाद है। अब ये लोग कहेंगे मुस्कुराहट जिहाद है भाई। चलिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं अमीर भाई। मुस्कुराहट जिहाद है, मतलब इसको तो बख्श दीजिए। ओके, मुस्कुराहट जिहाद भी ले आए। अच्छा मैं अपनी बात पूरी कर लूं अमीर जी। हाँ गौरव, आप अपनी बात पूरा करिए। ये तो तरीका, वो कह रहे हैं हंसने वाले लोग कांग्रेस के होते हैं, हंसने वाले लोग कांग्रेस के होते हैं, आरएसएस के लोग सीरियस रहते हैं। आरएसएस के लोग सीरियस रहते हैं, देखिए, और मोदी जी की टीम भी सीरियस रहती है, लेकिन कांग्रेस के लोग मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं। देखिए दो बातें कहूंगा। आरएसएस के पैरों के जूते की धूल नहीं है राहुल गांधी, और जो गंभीर व्यक्ति होता है, जो परिपक्व होता है, वो अक्सर गंभीर होता है। लेकिन राहुल गांधी ने इस देश को जितना हंसाया है ना, उतना किसी ने नहीं हंसाया। उनके बचकाने बयान, उनकी बातें, आप जानते हैं कि अगर पोगो चैनल पे
कोई व्यक्ति फिट बैठता है तो वो राहुल गांधी है। ओके ओके और विवेक इसीलिए वो विवेक समझते विवेक हैं कि अमित जमाई भी कुछ ऐड ये करना तो चाहते हैं। देखिए, विवेक ये गलत है। देखिए गौरव भाई, ये गलत है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कुछ तो रिस्पेक्ट आपको देनी चाहिए। क्या गलत और ये है? सच्चाई RSS है। की निकल संघ जलाने परिवार वाली के सारे तस्वीर याद है? गंभीर चेहरे, विवेक भाई याद है? निराशावादी, एक लटका हुआ गौरव, गौरव, फेस, गौरव, बात विवेक बताइए, मुसलमानों से डर, ईसाइयों से डर। सिख पगड़ी नहीं पहन सकता भारत में, ये एक कहने सेकंड, वाला गौरव, नेता गौरव, गौरव, कैसा है? इत्मीनान से। हाँ, ओके बताइए, ओके आप विवेक सहमत हैं इस बात से? नहीं, ये सवाल देखिए सीधी सी बात है गौरव भाई, पहले तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो थोड़ा उनको इज्जत दीजिए जैसे हम प्रधानमंत्री को देते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। कितने परेशान रहते हैं संघ वाले, मुसलमान देश के लिए खराब, ईसाई देश के लिए खराब, सिख देश के लिए खराब, इससे देश को बचाओ, उससे देश को बचाओ, इसको मारो, इसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करो। निराशावादी रणनीति 24 घंटे जो आदमी तैयार करेगा। और सुब्राष्ट्रा, ये राहुल के बयान को आप किस तरह से लेती हैं? देखिए आमिर जी, राहुल गांधी ने हमेशा से संघ पर अटैक किया है, लेकिन ये तो राहुल नया गांधी को नवेला तो अटैक अपनी है। पार्टी का इतिहास ऐसा तो खुद किसी नहीं पता पॉलिटिकल होगा। पार्टी के किसी नेता जी, ने जी। इतिहास में भी शायद नहीं करा होगा, पब्लिक रैली के अंदर। बिल्कुल मुझे ध्यान में नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। मैं उसी बात पे मैं आना चाहती थी कि राहुल गांधी को अगर अपनी पार्टी का इतिहास और अपने देश का इतिहास पता होता तो उनको मालूम होता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कितने प्रचारक, के कितने कार्यकर्ता हर पॉलिटिकल पार्टी में रहे। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ जैसे वो जो रेड कॉरिडोर है अपना, वैसे इलाकों में लेफ्ट और राइट यानी आरएसएस और लेफ्ट दोनों ने मिलकर के कई बार काम किया है वहां पर आदिवासियों के लिए। तो अब मैं राहुल गांधी की इस सोच पर मैं क्या कहूं, लोग उनको आज अपरिपक्व बोलना अब परहेज करते हैं, भाजपा के कई नेता अपरिपक्व बोलने से परहेज करते हैं, पर मैं तो कहूंगी कि राहुल गांधी में परिपक्वता नहीं है। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। मायावती ने कांग्रेस पे बड़ा अटैक किया है। मायावती का राहुल गांधी पर यह बहुत बड़ा पॉलिटिकल हमला है। राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कही थी विदेश में जाके। मायावती ने कहा है कि हरियाणा में आरक्षण विरोधी पार्टी को वोट ना दें, ये क्लियर कट बोला है, बसपा को वोट करें। आरक्षण विरोधी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हराना है। हम हरिजन हैं तो क्या बाकी क्या है, ये कहा है। मायावती का राहुल गांधी पर बड़ा हमला है। राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी, मायावती ने स्टेटमेंट दी है। मैं सीधा रुख करता हूं विवेक का, मेरे साथ अमीक जमाई भी हैं। अमीक जमाई, मायावती की स्टेटमेंट को आप कैसा लेते हैं? जी, हरियाणा के अंदर आरक्षण विरोधी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी ने आरक्षण को खत्म करने की बात कही थी। इसको कौन सा जिहाद देखिए, कहेंगे? एक बात आदरणीय राहुल जी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने भारत के लोगों से, भारत के पीडीए से बहुत साफ कर दिया है कि जो अगली सरकार होगी इस देश में जातिगत जनगणना करवाना इंडिया अलायंस का काम है। और हम इस देश की जो लोग हैं, उनका जो वेल्थ है, उनका जो स्टेटस है, उनका जो शिक्षा में, नौकरियों में उनका रिप्रेजेंटेशन है, उसको चेक करके अखिलेश जी ने कहा कि हम उनको जो अधिकार एनडीए ने जो निजीकरण के जरिए आरक्षण खत्म करने का काम किया है, बाबा साहब का आरक्षण दिया, वो जो आरक्षण खत्म करने का काम किया है, वो काम इंडिया अलायंस करने जाएगी। लेकिन हरियाणा के लोगों को ये मालूम है कि बीजेपी जो राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कही थी, उसमें मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। आप क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर, या उस सवाल से आप कन्नी काट रहे हैं? देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आदरणीय बहन जी हमारे देश की बड़ी नेता हैं, लेकिन वो इस देश में हमारा एक सपना था। देखिए, हम ये चाहते थे कि राष्ट्रपति या मालिक की संतान सबको शिक्षा एक समान। तो क्या इस देश में शिक्षा एक बराबर हो सकती है? नहीं, मैं आपसे प्रश्न पूछना नहीं, आपका जो सपना था वो आपका सपना, आप जरूर अपना सपना पूरा करिए, उसके लिए मेहनत करिए सपना पूर्ण करने के लिए। मैं पूछ रहा हूं कि मायावती ने जो स्टेटमेंट दी है कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और उनको वोट नहीं देना चाहिए, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने मेरे इंटरव्यू में खुद बोला कि मैं राहुल गांधी के पहले वाक्य से शामिल नहीं हूं, सहमत नहीं हूं, पहली लाइन से सहमत नहीं हूं। देखिए आदरणीय, देखिए जब गौरव भाटिया जी की पार्टी फंसती है, उस बीच में उनको नैया से निकालने के लिए एक ऐसी पार्टी जिसने बाबा साहब के संविधान चकनाचूर करने का काम किया, तो बहन जी उसको मदद करने के लिए वो हमेशा आगे आने का काम करती हैं। तो हरियाणा के लोगों को मालूम है कि उनका जो भविष्य है, किसानों को मालूम है उनका जो भविष्य है। ओके, गौरव भाटिया के साथ है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। गौरव भाटिया, देखिए
अमीर जी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये लोग पिछड़े समाज के विरोधी हैं। और राहुल गांधी ने जो बयान दिया विदेशी धरती पर, आप जानते हैं उसका कितना आक्रोश है पूरे भारत में। अरे आरक्षण कोई खत्म करेगा नरेंद्र मोदी जी के रहते? है कोई माई का लाल क्या? और संविधान की ये बात करते हैं, अभी एक सवाल पूछ डालिए, आप इनसे पूछिए कि क्या जेएनयू और जामिया में जहां पे एससी एसटी को नहीं मिलता है आरक्षण, अखिलेश यादव कह पाएंगे कि हाँ वहां आरक्षण मिलना चाहिए? इनसे पूछिए एक बात, क्या ये कह पाएंगे कि कश्मीर में वाल्मीकि समाज को आरक्षण नहीं मिलता था जब तक अनुच्छेद 370 नहीं हटाया गया, अब मिल रहा है? लेकिन कांग्रेस पार्टी इनकी साथी है, वो तो बात करती है बहाल करने की, तो क्या बोलेंगे अखिलेश यादव उस पे? ये सब जो है दिखावा है, ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके आनंद दुबे, आप तो श्राप देने का काम कर रहे हैं इनको। मैंने खुद आपकी बाइट सुनी। देखिए ऐसा है अमीश भाई, हम जब बचपन में, हाँ वही बता रहा हूँ, हम जब बचपन में छोटे होते हैं हमें सिखाया जाता है कि गाय हमारी माता है, गाय का सम्मान करो, गाय कहीं दिखे प्रणाम करो, कुछ हाथ में अगर भोजन है, चारा है, पानी, उन्हें पिलाओ खिलाओ। तो ये सरकार इसको भी योजना लेके आ रही है कि गाय को माता मानिए। अरे आपके लिए मानना होगा, हमारे लिए दिल में है, हम कृष्ण भगवान को मानने वाले लोग हैं। कृष्ण भगवान और गाय माता गौरव सिखाइए। माता मान रहे हैं, चुनाव के समय क्यों लाते हो? एक सेकंड, वो कहते हैं हम गाय को माता मानते हैं। गाय को माता मानने के लिए कहना पड़ रहा है, बड़े धिक्कार। कहना तो कर देते आप लोग, आपकी सरकार थी, ऑलरेडी 2.5 साल आप लोगों ने सरकार चलाई, तो गाय को माता मनवा लेते आप लोग। अरे तो हम तो मानते ही है ना, अरे हम तो गाय को माता मानते ही है। अब तो जिन साधु का नाम आप बार बार लेते थे वो भी एकनाथ शिंदे की तारीफ कर रहे हैं। वक्त एक अंतराल का हो चुका है, टक्कर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आपका कर रही है इंतजार। आप देख रहे हैं व्यूअर्स CNBC आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, देख रहे हैं आप CNBC आवाज पे टक्कर का इस वक्त का एडिशन और वक्त है ब्रेकिंग स्टोरी का, बहुत बड़ी खबर का। आपकी सेहत पर आज बात कर लेते हैं। काम के बोझ में आजकल दिल और दिमाग धोखा दे रहे हैं और इससे उम्र की सारी सीमाएं टूट रही हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब पुणे की एक फर्म में काम करने वाली 26 साल की CA एना सेबेस्टियन की कार्डियक अरेस्ट के साथ जान चली गई, यानी दिल का दौरा पड़ने से जान चली गई। एना की मां का आरोप है कि एक्सट्रीम वर्कलोड तनाव और दिल के दौरे की वजह बनी। इसके बाद लखनऊ में 45 साल की एक बैंक कर्मी ने वर्क प्लेस पर दम तोड़ दिया। इस मामले में भी यही दावा किया गया कि एक्सेसिव वर्क यानी एक्सेसिव वर्कलोड मौत की वजह बना। 2 दिन पहले नागपुर में IT कंपनी में काम करने वाले 40 वर्षीय एम्प्लॉय की टॉयलेट में दिल का दौरा पड़ने से जान चली गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले 42 वर्षीय व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। पुलिस का दावा है कि वो 3 महीने से अपना पूरा टारगेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे लगातार नौकरी से निकालने की धमकियां मिल रही थी, इसलिए उसने अपने जीवन का अंत कर लिया। ये महज कुछ खबरें नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा आईना है जो बताता है कि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। टारगेट का चक्कर, कंपटीशन की रेस, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल करने की होड़ दिल की धड़कनों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के मुताबिक 53% भारतीय काम के बोझ और लंबी शिफ्ट के कारण तनाव में रहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में लंबी शिफ्ट करने से दुनिया भर में 7,45,000 लोगों ने स्ट्रोक और दिल की बीमारी की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। अंदाजा लगाइए 2024 में यह आंकड़ा कितना बढ़ चुका होगा। सवाल है कि इस वर्कलोड वाले तनाव का सामना कैसे किया जाए। फूड डिलीवरी ऐप स्विगी के CEO रोहित कपूर ने इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ बनने के लिए सब कुछ त्याग देना गलत है। सक्सेस के लिए काम करते हुए पागल हो जाना जरूरी नहीं है। मेहनत से कोई नहीं भाग सकता, क्योंकि जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन पागल होने की कीमत पर नहीं।
यानी वर्क कल्चर में बदलाव इस स्थिति में सुधार का पहला कदम है। 9 घंटे की शिफ्ट में हर घंटे अपनी कुर्सी से उठकर कम से कम 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, दोस्तों के साथ समय बिताइए, परिवार के साथ समय बिताइए और आखिरकार वर्कलोड ही है, उसको जीवन नहीं देना है। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट। और कल 2 अक्टूबर है, इसलिए गांधी जी को जरूर याद करिएगा। नमस्कार।